Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. भाई अगर इस तरह हुआ, टीम हार गई कल। भाई अगर इस तरह मुल्तान सुल्तान सारे मैचेस जीतते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा आगे चलकर? मतलब क्या एक ही टीम खेलने आई हुई है? बाकी मुल्तान सुल्तान के फैंस इस वक्त हमें देख के कह रहे होंगे क्या मतलब है, मतलब अगर जीत जाओ तो प्रॉब्लम, ना जीतो तो प्रॉब्लम ये है ऑलरेडी इतनी कम टीमें हैं, आपको पता है 5 तो हमारी टीमें हैं, उसमें से एक टीम इतनी ज्यादा लीड में है कि वो लगता है कॉन्टेस्ट बन नहीं रहा, कुछ जमने वाली बात होनी चाहिए ना। ऑब्वियसली इस्लामाबाद को हरा दिया तो मुझे तो वैसे ही दिल पे तो नहीं है ना, 6 है ना मेरा ख्याल। 6 है। हाँ, वो आपने कराची किंग अगर कोई मैच नहीं जीत सकी तो आपने उन्हें वैसे ही आउट कर दिया टूर्नामेंट में से। बिल्कुल ऐसा नहीं, क्या गलती होगी। हाँ ठीक है। सो बट व्हाट अ मैच टू वॉच। और बाय द वे टारगेट जो इन्होंने सेट किया था मुल्तान 217 तो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी ऑलरेडी। और प्रोवाइडेड द फैक्ट कि रिजवान भी चलते बने और शान मसूद भी ना चल सके, लेकिन उसके बाद जनाब टिम डेविड क्या धुआंधार इस सिंगापुरियन ने इनिंग खेली है। वैसे ऑस्ट्रेलियन सिंगापुरियन दोनों दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट रखते हैं सिंगापुर के, और पासपोर्ट का हाँ, और रोसो जो है वो 67 रन बनाकर अनबीटन रहे और यूं इनका टोटल पहुंच गया 217 रन पर। अगर ये हाईएस्ट एवर चेज होता अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसे चेज कर लेता तो। हाँ वैसे बट इट वाज नॉट अ बैड चेज। मैं तो सोच रही थी शुरू में ही ढेर हो जाएंगे, मतलब 200 प्लस सोच के, बट इट वाज गुड। अच्छा, मी बीइंग ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड साइड बिकॉज मेरा अपना बायस है, आप लोगों को पता ही है, मेरा दिल टूट गया जब रिजवान आउट हुए। ऑल्दो वो ऑब्वियसली मुल्तान के कैप्टन है, लेकिन द वे वो आउट हुए वो भी हम आपको बाद में, वैसे तो आई एम श्योर आप लोग उनको दोबारा बारी मिलनी चाहिए थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, but it was very sad because he was like ये क्या हुआ, he was not सीन हो गया था, prepared, sort of not ready for it mentally or otherwise। आपको समझ तो आ गया ना, there is so much entertainment in PSL कि वो हर रोज जब हम सुबह इधर बैठते हैं that is all we want to talk about। I mean at least to start the show off with because वो अभी fresh देखा होता है and I'm sure आप सारे भी enjoy कर रहे हैं और यही तो मकसद है PSL का। बिल्कुल जी। और इस पे और आज होने वाले मैच विच इज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर हमने तफसील से बात करनी है क्योंकि लाहौर भी अभी तक एक ही मैच जीता है। लेट्स होप कि आज दूसरा मैच भी लाहौर जीत जाए तो ज़रा ज़बरदस्त हो जाए मुकाबला और आगे भी जा सके। शादाब की बड़ी ज़बरदस्त, शादाब की एज अ बैट्समैन रीडिस्कवरी भी कहा जा रहा है इन दिस PSL। ऑब्वियसली मतलब बड़ा अच्छे वो प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते रहे हैं, लेकिन रिसेंटली मैंने इतना ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस वैसे बहुत अच्छी उन्होंने अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग में से T20 में खेली। 92 पे 91 पे आउट हुए। यू नो ही हैड मेड हिज सेंचुरी, बट यही तो कमाल है PSL का। व्हाट आर यू डूइंग? मैं जरा शर्ट ठीक कर, बिकॉज़ वो अपने आप को देख रहे हैं इधर। नहीं मैं शर्ट ठीक कर रहा था, वो जरा इधर उधर हुई थी। चले फिर मैं शुरू कर देती हूँ। बहुत सी बातें हैं जी और हमारी टॉप स्टोरीज में इन्फ्लेशन का हाल तो आपने सुन ही लिया, तो चले उसकी बात कर लेते हैं कि मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर अवाम की दुहाइयाँ और अपोजिशन की शिकायतें और वुज़रा की सफाइयाँ। एक तरफ अब तो खुद सरकारी सतह पर खौफनाक महंगाई की तस्दीक हो रही है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है जनवरी के महीने में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 13% रही और जनवरी के अदाद शुमार तो सामने आ गए। हुकूमत ने इस मरतबा पेट्रोल की कीमत भी नहीं बढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद फरवरी की पहली तारीख को हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया। जनाब यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल समेत मुतअद्दिद अशिया महंगी कर दी गई हैं। कुकिंग ऑयल की कीमत में 75 रुपए फी लीटर और घी की फी किलो कीमत में 66 रुपए तक का इजाफा किया गया है। हालांकि घी की कीमतों में पहले ही गुज़श्ता 3 बरसों में दुगना इजाफा, ऑलमोस्ट 200% इजाफा हो चुका है। दालों की कीमतों में 85 रुपए फी किलो तक इजाफा किया गया है। इस तरह 1 किलो घी की कीमत अब 420 रुपए तक जा पहुंची है। 1 किलो घी की हम बात कर रहे हैं 420 रुपीज़। ठीक, सिर्फ पिछले साल 2021 में 9 मरतबा तेल और घी की कीमतों में सिर्फ 2021 की बात कर रहे हैं 9 दफा इजाफा हुआ है। घी और तेल की कीमतों में बच्चों का दूध और टेट्रापैक दूध और मसाले भी महंगे हुए हैं। तवज्जो तलब बात यह है कि इजाफा हुकूमत के तहत चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स में हुआ है जहां सब्सिडी भी दी जाती है। सोचें कि गली मोहल्ले की दुकानें, ये किराना स्टोर्स, ये सुपर मार्केट्स, ये बड़े बड़े स्टोर्स, यहाँ पर क्या हाल हो रहा होगा जो खरीदारी करते हैं। लिटरली अगर आप अपनी ग्रोसरी महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करने जाते थे, जो 2 दफ़ा का बिल होता था ना, उससे उतना बिल अब 1 दफ़ा की खरीदारी में आ रहा है। और अभी लिटरली मैंने परसों ही ग्रोसरी की तो ऑलमोस्ट डबल चार्ज होता है अब तो। ऑलमोस्ट डबल। बिल्कुल, काफ़ी इंसेन सिचुएशन हो चुकी है। अच्छा, लोगों का क्या सोचना है और व्हाट दे आर फीलिंग एट द मोमेंट, ये ज़रा हम आपको सुनाना चाहते हैं।
अखराजात वैसे ही पूरे नहीं हो रहे थे, आवाम वैसे ही भिखारियों की तरह पड़ी हुई है। मजीद और उस पर जुल्म करके ना उनको बिल्कुल निचोड़ के जिस तरीके से रस निकाला जा रहा है तो बिल्कुल सरासर गलत किया जा रहा है। आटा, चीनी, हर चीज़, तेल, घी, हर चीज़ महंगा है मेरे भाई। बेचारा गरीब आदमी बिल्कुल पिस गया है, कुछ भी नहीं कर सकता। महंगाई ने तो गरीब इंसान की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। घी देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, चावल देख लें, और तो गरीब और तो कुछ नहीं मांगता ना। 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत ने अवाम का भरकस निकाल दिया है। आप यकीन करें, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। अगर हुकूमत ने अवाम को रिलीफ ना दिया तो फिर इमरान खान का सियासी तौर पर अल्लाह हाफिज हो जाएगा। महंगाई तो बहुत हद से बढ़ी जा रही है, गरीब बंदा क्या करे, ऐसे नहीं चलेगा। इन्होंने कहा था नया पाकिस्तान ये बन रहा है। ऐसे ही गुर्बत अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। महंगाई जो है वो ना होने के बराबर कम हुई है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो गरीब आदमी कहाँ जाए? शाम तक खाने के पैसे पूरे कम होते हैं। महंगाई इतनी है कि हमारा कोई रोज़ पानी पूरा नहीं होता। इमरान खान कह रहा है जी महंगाई कम होगी, लेकिन आज तक महंगाई कम नहीं हुई। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से रोटी पूरी करे? 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता है। एक दिन सौदा लेने आओ, जब दूसरे दिन जाते हैं तो फिर पैसे बढ़ते हैं। महंगाई तो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। हमने तो एक आसरे पर उम्मीद पे इमरान खान को वोट दिया था। 1000 का नोट लेके जाओ तो जब वापसी आओ तो बेगम बोलती है कुछ बचा, बोलो भाई ये 5 रुपये बचे ले ले। आटा महंगा हो गया, दूध देखो कहाँ तक बच गया। गरीब आदमी मजदूर क्या करेंगे? किराए के मकान पे रहते हैं। लोग बिल्कुल रोडों पे आ रहे हैं। को मेहरबानी करें, खान साहब को हालात को देखें। ये तो कह रहे थे कि महंगाई नीचे आएगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। हर आदमी परेशान है। अपनी आवाम का ख्याल रखें, जिन्होंने इनको वोट दिए और जो इनको लाए हैं, तो ये कल को कैसे आएंगे? दोबारा तो मेरे ख्याल ये नहीं खान साहब आ सकते। इंतहा से ज़्यादा महंगाई है, बर्चास आ रही है खान साहब की नए पाकिस्तान में। महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आप बेसिक चीज़ें देख लें, आटा, दाल, चीनी, घी आम आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। खुदारा कुछ ना कुछ गरीब आवाम का भी सोचा जाए। अगले माह तो बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, गरीबों की काफ़ी सुनी गई है। मैं अब भी इमरान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब जैसे अगले महीने इजाफा किया है तो बिलों में भी कुछ थोड़ा सा इजाफा कर दें, ताकि आवाम जो है गरीब आपको पहले भी अच्छे तरीके से वोट दिए, आइंदा भी आपको वोट दिए जाए। इंतहाई दर्जे का महंगाई हुई है पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ तारीख़ में सबसे महंगा दौर यही है। इंतहाई लोग परेशान हैं, काम नहीं है और गुर्बत का एक आलम बिछा हुआ है। एक महीना हम लोग राशन लेते हैं, नेक्स्ट महीने जाते हैं उसके 3-4 गुना ज़्यादा हमसे पैसे लिए जाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है और ज़रूरियात हमारी उस निस्बत से पूरी नहीं हो पाती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हमने आपको पहुंचाई और इनमें से बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े स्टॉन्च सपोर्टर्स वोटर्स रहे हैं, लेकिन एक ही महंगाई का मसला है जिस पे पूरी कौम यक आवाज़ है, एक ज़बान है, एक ही अल्फाज हैं कि भाई इट इज़ अनबेरेबल नाउ। और बाज़ तो हुमा आपने देखे ही थे, बाज़ लोगों के तो ऐसी गुफ्तगू थी कि हम आप तक पहुंचा भी नहीं सके। ये सच बात है कि हमने कुछ ऐसे साउंड बाइट्स नहीं डाले जो हमें लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। बड़े ट्रूथ है बट बहुत ही डिप्रेसिंग, और उन लोगों के इरादे भी कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के लग रहे थे। मतलब गालम गलोच नहीं थी, गुस्सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाम का ठंडा हो गया। एक होता है ना गुस्सा कुछ नहीं था उनमें, उसमें इतनी दिल बर्दाश्ता बातें थी कि लोग अपने बच्चों को कत्ल करने और अपनी जान लेने की बात कर रहे थे। तो मायूसी, होपलेसनेस लोग फील कर रहे हैं। और थोड़ा सा आइडिया तो आपको ये देख के भी पता चल गया होगा कि कितना मुश्किल हो चुका है अब। लेकिन अगर नहीं समझ आ रही, लेकिन अगर सरबराह मुमलिकत की तरजीहात में सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब और नवाज शरीफ और जरदारी की तकरारी नजर आए तो फिर अवाम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? अगले इलेक्शन में अगर ये लेकर जाएंगे कि जनाब मैंने इनका ये कर दिया वो कर दिया, people don't care. दिस इज समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। इस पे हमने बड़ी इंपॉर्टेंट आपने वैसे टॉपिक छेड़ा है, इस पे हमने बात करनी है। लेकिन फिलहाल हमारे गेस्ट हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन वजारत ख़जाना मुजम्मिल असलम हमारे साथ है। मुजम्मिल साहब, आपने भी देख ही लिया होगा अभी हमने क्या दिखाया है। इस वक्त आम आदमी का सबसे बड़ा मसला महंगाई ही है, और इस पर भी हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये सब प्रोपोगेंडा है, महंगाई तो कहीं नहीं है। मतलब कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि इट्स जस्ट नॉट देयर, ये बनाई हुई एक चीज़ है। और ख़ास तौर पे ये भी कहना होता है कि मीडिया इसको हवा दे रहा है। हम तो आवाम की आवाज़ सामने ला रहे हैं। आपके वजारत ख़जाना के तर्जुमान हैं आप, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? महंगाई एक मसला है और पिछले 6 महीने में महंगाई ने काफ़ी असर उठाया, और उस 6 महीने में जो आलमी हालात थे वो भी काफ़ी तब्दील हुए। और वजारत ख़जाना के अलावा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर
और प्राइम मिनिस्टर के अलावा वज़ीर ख़जाना ने भी इस चीज़ का एडमिशन दिया है। और अगर आप रिसेंटली देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो अपील कर रहे हैं तमाम कारोबारी कंपनी से बाशमूल मीडिया हाउसेस से भी कि आपका जो 2021 नहायत ही शानदार और तारीख़ में ऐसा नहीं गुज़रा, तो आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है शेयर करें। अच्छी खबर क्या है कि अगर आप देखें, आज मैंने एक ट्वीट भी शेयर किया था कि जुलाई से लेकर नवंबर तक हर महीने महंगाई जो है कभी 2%, कभी नवंबर में तो 3% बढ़ी थी। और जो अभी महीने का आता है जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, दिसंबर के महीने में नवंबर के मुकाबले में 0.02 जो है कीमतें गिरी, यानी कि ना होने के बराबर गिरी, लेकिन बढ़ी नहीं, जिस तरह हर महीने 2-3% से बढ़ी थी। और अब जनवरी का नंबर आ गया है और उसमें हमारी सिर्फ 0.4% बढ़ी है। तो यानी कि अब जो रफ्तार है महंगाई की पहले स्टेज में, उस पर कंट्रोल आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हमें 2 काम करने हैं, एक तो ये कि आमदनी में इजाफा, और दूसरा इस महंगाई को मज़ीद बढ़ने ना दिया जाए। अब उसमें लेकिन सिर्फ रिस्क क्या है, रिस्क सबसे बड़ा यही है कि आलमी मार्केट में जो तेल की और इनकी कीमतें जो है अभी तक कंट्रोल नहीं हो रही। मुज़म्मिल साहब, जब चीज़ कोई महंगी करनी होती है तो 1 सेकंड में होती है और एकदम से पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता है। जब कुछ कमी आनी होती है तो हम महसूस करेंगे, मतलब कब तक, ये अजीब किस्म के वादे हैं। आवाम आपको पता ही है कितना स्ट्रेस में आ चुकी है सर, और हुकूमत रिलीफ देने के बजाय अभी हमने सुनाया, सबको बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर फरवरी के पहले दिन का तोहफा है, हर चीज़ के ऑलमोस्ट दाम बढ़ गए, घी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तेल कहाँ से कहाँ, दालें, एवरीथिंग। तो सर इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? देखिए, यूटिलिटी स्टोर को अभी तक लोगों ने समझा ही नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर में कौन सी चीज़ सब्सिडाइज होती है और कौन सी चीज़ गैर सब्सिडाइज होती है। यूटिलिटी स्टोर में अगर आप साबुन या खाने का तेल इस तरह की कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो जो कंपनी का रेट होता है उस कंपनी के रेट के हिसाब से मिलती है। उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता कीमत बढ़ाने का या घटाने का। जो अगर कंपनी ने रेट बढ़ा दिया है तो वो अगर आप बाहर से भी लें, यूटिलिटी स्टोर से भी लें, वही दाम है। यूटिलिटी स्टोर में जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं वो जैसे चीनी है, आटा है, चंद एक दालें हैं जिसमें हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडी देती है। तो वो चीज़ों में आपको जो है वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा जो बाहर ओपन मार्केट में मिल रही होती है और जो यूटिलिटी स्टोर में मिल रही होती है। अक्सर जो है मीडिया चैनल्स ये रिपोर्ट कर देते हैं यूटिलिटी स्टोर ने कीमत बढ़ा दी है। वो यूटिलिटी स्टोर की कीमत नहीं, वो कंपनी की कीमत बढ़ी होती है। चलिए सबको छोड़ते हैं। अब मुज़म्मिल साहब आप हमारे साथ हैं तो आप ज़रा कुछ एक क्लैरिटी हमें दे दें कि महंगाई में एक बड़ा फैक्टर आपको पता ही है पेट्रोल की कीमत भी है। हुकूमत ने कीमतों में इजाफा रोक तो दिया, लेकिन अब खबरें हमें ये भी पहुंच रही हैं कि 15 दिन तक इजाफा नहीं रोका जा सकता, तो इससे पहले ही कीमतें जो हैं वो बढ़ानी भी पड़ेंगी, ऐसा ही है? देखें, अगर आप तजवीज़ को देखें तो वजारत ख़जाना और जो है ओगरा ने कल पेट्रोल की कीमतें 17 रुपये तक बढ़ाने का वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी थी, जिसको फ़िलहाल वज़ीर आज़म ने मौखर कर दिया है। तो इसका मतलब मौखर कर दिया। अब वज़ीर आज़म की जवाबदीदी है कि उसको 15 दिन रखें, 2 दिन रखें या 1 महीना रखें। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब। अब मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे जिस पे हम शुक्रिया अदा करें वज़ीर आज़म का कि वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ को कुछ दिन के लिए मौखर कर दिया है। थैंक यू सो मच सर। अभी हम आगे बढ़ते हैं और ओवरऑल ज़रा इंडिपेंडेंट राय लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लग रहा था बस मीडिया ही प्रोपेगेंडा कर रहा है, बाकी ऐसा सच तो कोई इशू है नहीं। और वज़ीर आज़म ने मौखर कर दिया, उसके लिए हम अलहदा से शुक्रगुजार होना, हमें सबको शुक्रगुजार बहैसियत कौम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए, ममनून होना चाहिए। इक़्तिसादी माहिर खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सो खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। महंगाई सर जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आवाम की गुफ्तगू ही सुन के ये लग रहा था कि अब आई गेस उनके लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। हुकूमत महंगाई कम करना नहीं चाह रही है, कम कर पा नहीं रही है, या उनको इदराक ही नहीं है सूरत हाल का। आपको क्या फैक्टर्स लग रहे हैं इस सब में से? जी देखें, महंगाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हुई है, और ख़ासकर जो खाने पीने की अशिया हैं और साथ में जो तवानाई की जो है वो इन्फ्लेशन है, यानी कि एनर्जी इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, यानी कि तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और उसके अलावा जो है आप
यहाँ उनकी ये दो इश्यूज जो बड़े हैं या दो जो फैक्टर्स हैं बड़े, तवानाई और खाने पीने की अशिया, एनर्जी एंड फूड जिसे कहते हैं, इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा पिछले 6-8 महीने से होता आ रहा है। तो इसका एक इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ ऑफकोर्स पहले से महंगाई के प्रॉब्लम्स थे तो वो ज़्यादा हो गए हैं। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये हैं कि कुछ मैनेजमेंट, कुछ गवर्नेंस के इश्यूज डेफिनेटली हैं जो कि हम बेहतर कर सकते थे वक्त पे डिसीजन लेके, या जो है वक्त पे अपनी सप्लाई साइड को मैनेज करके हम बिल्कुल कर सकते थे, तो हमें इतना बड़ा इम्पैक्ट शायद ना पड़ता। बट पूरी दुनिया में महंगाई है, तो अगर हम अभी भी जो है वो जो है अपने इंपोर्ट जो है वो कर्टेल नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ऑयल का अंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है पूरे इंपोर्ट की। अगर बास्केट देखें तो ऑयल और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं पूरी दुनिया में, और उसका एक इम्पैक्ट हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा है और उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। प्लस फूड में हमने कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं की एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से गंदम हो या फिर चीनी हो या फिर चावल टू एन एक्सटेंट हो या फिर घी हो, कुकिंग ऑयल हो, इन सब में बहुत ज़्यादा जो है हमें उसका इम्पैक्ट पड़ा। और हम तो दुनिया से पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है आप ये देखें कि कुकिंग ऑयल और घी इंपोर्ट करते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ इसलिए है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहे हैं, हमने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं किए, प्लस हमारे यहाँ लोकल सप्लाई साइड के इश्यूज बहुत हैं। ठीक है खुरम, लेकिन ये तो बताएं कि ऑब्वियसली अब हुकूमत को किसी ना किसी तौर महंगाई पर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो 13% जैसे नंबर्स नहीं चल सकते। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब जो चीज़ आप कहना चाहते हैं कह दें, तो क्या करना चाहिए फौरी तौर पर कि कुछ नंबर्स कंट्रोल हो, कुछ आवाम को रिलीफ मिले? क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखें, कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी ह्यूमन रिसोर्स में और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरी कैपेसिटी है आपकी, कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट आज नहीं करेंगे या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आपके यहाँ डॉलर का फ्लो भी नहीं होगा, या लोकल भी इन्वेस्टर नहीं आता अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि रिस्क बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में भी, और पाकिस्तान में भी रिस्क है ऑफ कोर्स, लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी में होगी ना तो हम इंपोर्ट जो है ना अपनी सब्स्टिट्यूशन भी कर सकेंगे, और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी के साथ हो, यानी कि आप ह्यूमन रिसोर्स को भी जो है वो कंटेन करें और उनमें इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी, और ह्यूमन कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर वो सारे सेक्टर्स, फूड है, उस एजुकेशन है, हेल्थ है, एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज है, और इसके अलावा बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं जिसमें हम ऑयल का, एनर्जी का बहुत बड़ा सेक्टर है कि हम सर्कुलर डेट को कैसे हैंडल करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने इस पूरे सिस्टम में एनर्जी के, और प्लानिंग बहुत अच्छी करें कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है, मीडियम टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है। गवर्नमेंट ने किया भी था अभी बीच में, IPP कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किए थे, लेकिन उसका अभी क्या अपडेट है कि जब तक हम अपने फ्यूल मिक्स से ग्रीन एनर्जी कह लें या ग्रीन इकोनॉमी की तरफ नहीं जाते, सोलर पे नहीं जाते, हम सोलर पे टैक्स लगा रहे हैं, सोलर पे टैक्स कम करें, बिल्कुल ना करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी पे करें, ये सारे बड़े आइडियाज़ हैं, बड़ी चीज़ें, लेकिन हमें करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अगर इन सब चीज़ों में नहीं होगी, आपके यहाँ डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी और आप हमेशा एक्सपोज होंगे इन्फ्लेशन से। तो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सारे एरियाज में जो मैंने बात की, जिसके साथ साथ इम्पैक्ट आएगा और आपकी इन्फ्लेशन जो है। थैंक यू खुरम, वेरी राइटली सेड। इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में करनी पड़ेगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स को भी अचीव करने के लिए आज काम करना शुरू करना पड़ेगा ना। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसमें लेके आना, और सोलर एनर्जी, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ एनर्जी। सो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। ये हर चीज़ के एंड में हमारा पड़ेगा क्यों होता है? मतलब हम कर क्यों नहीं रहे होते एज वी स्पीक? वैसे इंडिविजुअली भी मेरा ख्याल है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अब बिजली आने वाले दिनों में इतनी महंगी हो जाएगी कि अगर आप सोलर पावर वगैरह लगा सकें तो यू शुड ऑलरेडी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। But why do we have to be pushed in that direction? ना, ये भी तो एक सवाल बनता है। मेरी बात सुने, सर्वाइव भी तो करना है ना, सर्वाइव भी तो करना है। अच्छा जी, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करेंगे PSL के कल के मैचेस की। आपने देखा होगा मुख्तलिफ दुकानों पे वो पॉज मशीन, POS, पॉइंट ऑफ सेल जिसे कहा जाता है, टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए हुकूमत ने इसे बड़ा प्रमोट किया, बड़े सख्त फैसले भी किए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन फैसलों पर अमल कराने की पूरी कोशिश भी कर रहा है, और इसी सिलसिले में FBR ने बड़ी उम्मीदों के साथ पॉज मशीन सिस्टम मुतारिफ करवाया था। मुतारिफ तो खैर क्या कराया था, बड़े अरसे से कोशिश जारी थी। रिटेलर्स ने मौसर अंदाज में टैक्स वसूल ताकि किया जाए, और सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए
एक इनामी स्कीम भी जो है वो मुतारिफ करवाई गई, लेकिन उसका ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था। FBR को लगता है कि उनको कोई प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन होता है एक्चुअली। क्यों, क्या होता है? खैर वो कोई ऐप में जाके वो करना था सारा, खुद एंटर करना भाई। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें तो हो जानी चाहिए ना, मतलब आपको खुद क्यों ये इनामी स्कीम में स्कीम शुड कम टू द पर्सन हु विंस इट एज अ सरप्राइज, नॉट कि उसने खुद इतनी मेहनत की हो वो इनाम जीतने के लिए। सो खैर अब इत्तलात ये आ रही है कि सार्फिन की जेब से तो टैक्स लिया जा रहा है 17% या जो भी परसेंटेज मुख्तलिफ शोबाजात में वसूल की जा रही है वो सार्फिन से तो लिया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये कौमी खजाने में नहीं जा रहा। नहीं तो कहाँ जा रहा है? ये तो अहम मामला है ना, इसी पे हमें अपडेट करेंगे। अली इमरान हमारे पास मौजूद है। अली, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अली, अब ये सार्फिन से तो लिया ही जाता है और हर चीज़ की कीमत पे इफेक्ट हुआ है, जो कि टैक्स सर्टनली देना भी चाहिए, लेकिन ये फिर कौमी खजाने में भी जमा होना चाहिए। क्या स्टैट्स आ रहे हैं आपके पास जिससे शुबा पैदा हुआ कि ऐसा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टैट्स आए हैं यकीनन, क्योंकि हमने जो 20 मुख्तलिफ केसेस की सैम्पलिंग की तो उसमें इत्तेफाक ये है कि उसमें कोई भी जो इनकी ऐप है उस पर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कोई भी रसीद उस पर रिकॉर्ड नहीं हुई थी, और उससे इन्फरेंस यही आएगा कि टैक्स नहीं भरा गया। इसमें ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि FBR का जो ऐप है वो सही नहीं हो, लेकिन जो चीफ़ कमिश्नर हैं यहाँ पे तारिक मुस्तफ़ा खान वो कहते हैं कि हमारा सही है, 99% जो है हमारी ऐप उस पर करती है। अब जो मेरी ये रिपोर्ट चली शौकत तरीन ने भी और मेरी इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने भी देखी है, उसके बाद आज से ये FBR एफर्ट कर रहा है कि खुसूसी वैन्स इन्होंने मुतारिफ कराई हैं जो मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स के सामने खड़ी होंगी, और जो भी निकल रहा होगा सारिफ अगर वो ये चाहे तो वो चेक करवा सकता है, फैसिलिटेट करेंगी। एक एफर्ट ये हो रही है, अटेम्प्ट यकीनन ये लोग कर रहे हैं। एक बड़ी चेन मिठाई वाले की थी, उसको इन्होंने सील किया अभी पिछले हफ्ते CTO ने, और उससे दसियों लाख रुपए जो है वो रिकवर किया। रेजिस्टेंस भी बड़ी आती है, और बहुत इंटरेस्टिंग ये कि बाज़ लोग स्टे ऑर्डर भी लेने की कोर्ट से कोशिश करते हैं, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर्स में देखा गया कि स्टे ऑर्डर ले करके बैठ जाएं। तो वो बहरहाल अली इमरान थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बात इसकी समझ नहीं आई कि कुछ दुकानें, कुछ रिटेलर्स, बिजनेसेस ये पॉज मशीन्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पॉज मशीन लग जाती है और वहाँ से ख़रीदारी हो रही है, शॉपिंग हो रही है, तो वो तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट होना चाहिए ना। इसमें यकीनन दरअसल एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जो लोग कैश से डील करते हैं वो बैंक के थ्रू रिकॉर्ड नहीं होते, और उसमें ये होता है जो प्रैक्टिस हमने देखी है कि अगर इन्होंने अपने आप को रिकॉर्ड नहीं करवाया हुआ FBR में, तो ये जो बड़े बिजनेसेस हैं ये 5 गुना कम, अप टू 5 टाइम्स लेस सेल दिखा रहे होते हैं। अब उससे आप कैलकुलेट कर लें कि सेल्स टैक्स और फिर इनकम टैक्स भी यकीनन इन पर मुख्तलिफ लग रहे होते हैं, कैटेगरीज होती हैं उस हिसाब से, तो उसमें से भी बचत होती है। एक स्टोर बना, फिर दूसरा स्टोर बना, फिर तीसरा स्टोर बना, और आप ये देखिए कि ये 20 की 20 रसीदों पे टैक्स रिसीव नहीं हुआ, और ये ऐसे वक्त में हुआ है कि जबकि फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क का पॉइंटेडली कहता है कि ये टैक्स चोरी हुई है, और उसके बाद हम जब सवाल करते हैं इन सुपर स्टोर के टॉप के एक मालिक से और भी बाकियों से, तो वो जवाब देना तक समझते हैं कि वो ना दें। एक सर्टेन परसेंटेज अली इमरान उस वक्त आपने कंज्यूमर से चार्ज करके ले ली, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ मंथ यूजुअली होता है ना कि रिटेलर्स हो गए या दुकानदार, रिकॉर्ड जो है ये उसी वक्त ही हो जाता है, रिकॉर्ड उसी वक्त अपडेट हो रहा होता है, और हमारी ऑनलाइन वो कोई भी चेक कर सकता है, आपका मतलब है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये फाइंडिंग है कि जो ज़्यादा महंगी रसीदें होती हैं, यानी आपने 30,000 40,000 की परचेज की है, उस पर FBR इनवॉइस नंबर ही सिरे से गायब हुआ होता है, आप दीदा दिलेरी देखिए। और जो बाकी हैं जिसमें आपको वो निशान नज़र आ रहा होता है जिसको कि आप चेक करते हैं, वो महज एक डिज़ाइन होता है, और वो एक्चुअल में वो जो स्कैन करते हैं और उससे पता चलता है वो होता ही नहीं है जो दैट इज व्हाट सपोज्ड टू बी। सॉफ्टवेयर में इशू है जिसमें माशाल्लाह इतना सब कुछ करने की गुंजाइश मौजूद है कि अपडेट भी नहीं हो रहा और वो सारा कुछ हो सकता है। नहीं, ये जो दूसरा जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपनी जो है वो इवेजन के तरीके निकाले हैं कि आपको तो पता चले आप अब्दुल्ला जा रहे हैं परचेज करने, निकल रहे, आप कह रहे हैं हाँ भाई ये निशान है तो इसका मतलब है ये पे हुआ होगा, लेकिन वो एक्चुअल में वो निशान नहीं है कि जो FBR के उसमें सिस्टम में स्कैन हो और फौरन पता चले हाँ भाई ये रिकॉर्ड है और ये सेल हुई है। इतने फैन फेयर से ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं तो काम मतलब बहुत सौ में नहीं हो रहा जिस तरह कि आप बता रहे हैं। अली इमरान ये भी बताएं कि अब एक्शन क्या लिया जाएगा?
मतलब ये एक्शन किसके अगेंस्ट लिया जाएगा, ये भी बनती है बात कि ये रिटेलर्स हैं, स्टोर ओनर्स हैं, FPR है, मतलब कहाँ से बात शुरू होगी? जी देखें, अब इसमें एक्शंस तो हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है यहाँ पे एक फर्नीचर मार्केट है उसको सील किया गया, एक जो मिठाई वाले की चेन है उसे सील किया गया और लाखों रुपए, दसियों लाख रुपए रिकवर किए गए। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जब वो रिकॉर्ड नहीं करवा रहे थे तो 18 मिलियन की सेल दिखा रहे थे और जब वो रिकॉर्ड हुए तो वो 130 मिलियन के करीब पहुँच गए। तो वही जो बात है कि 5 गुना 6 गुना कम दिखाते हैं, फिर इनके बिजनेसेस फैलते हैं। बिल्कुल फैलना चाहिए, लेकिन ये कि उसके साथ जो अवाम समझते हैं कि उनकी जेब से जा रहा है तो वो या तो हुकूमत को जाए कि वो किसी ना किसी सूरत में किसी परसेंटेज में रोड बनने में, दीगर कामों में इस्तेमाल हो, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। अच्छा, और एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाज़ ऐसे भी कदरे ईमानदार सुपर स्टोर वाले हैं कि वो सेल्स टैक्स बचा रहे हैं, नहीं उसको पेमेंट, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को दे रहे हैं। यानी ये कि 50 रुपये का अगर सेल्स टैक्स किसी चीज़ पर लगा है तो वो नहीं काट रहा है, लेकिन वो आवाम से भी नहीं ले रहे। और कुछ ऐसे हैं जो कि काट रहे हैं और अपरेंटली बादियुन नजर में अपने पास रख रहे हैं। अच्छा, बाज़ दुकानदार ऐसे भी हैं माशाल्लाह जो लिविंग इन 2022 कहते हैं जी हमारे यहाँ कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। जी कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, इस पे खुसूसन अब्दुल्ला मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा नहीं लगा रहे और मैं स्टिकर्स लगाने शुरू कर रही है। आई वोंट हेजिटेट टेकिंग द नेम्स बिकॉज बच्चे का यूनिफॉर्म में खरीदने गया, कराची की बड़ी मशहूर दुकान है गनी सन्स। कौन सी सेंचुरी में आप रह रहे हैं कि आपका, मैंने उनसे बहस भी की कि भाई आप टैक्स बचा रहे हैं कि आपके पास कार्ड ही एक्सेप्टेड नहीं है। में एक बहुत बड़ी मिठाइयों की दुकान है, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत मशहूर पूरे कराची में उसकी दुकानें हैं, जिसकी रबड़ी बड़ी अच्छी होती है। वो आपको कैश पे लेना पड़ता है। नहीं, हाँ, ये बिल्कुल बात है कि कैश पे लेना पड़ता है। अब ये जो इनामी स्कीम की आपने बात की, इनामी स्कीम में बजाय जो टैक्स रिकॉर्ड हो रहा है उससे पहले तो इनामी स्कीम इस चीज पे निकलनी चाहिए। यानी मैंने 20 रसीदों की सैंपलिंग की, इनामी रसीद उस पे होनी चाहिए, स्कीम बड़ी स्कीम निकलनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े इनाम उस पे होने चाहिए जो कि ये डिटेक्ट करे कि आपने टैक्स नहीं अदा किया है। अब मैंने जो रिसर्च की उस पे कोई इनाम नहीं है और इनाम उस पे जो कि छोटी रसीदों पे 5,000 रुपए अगर वो टैक्स अपनी जो है वो दे रहे हैं उसके ऊपर इनाम है। तो ये बड़ी एनॉमली है कि छोटे जो टैक्स दिया जा रहा है उस पर आपने इनाम रखा हुआ है। वी आर कहीं कंफ्यूजन का शिकार है टॉप लेवल पे, और जहां पे टैक्स नहीं दिया हुआ जैसे कि मैंने पकड़े हैं उस पर कोई इनाम नहीं है ऑल टुगेदर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा अली इमरान, हम साथ ही आपको भी दिखा रहे हैं और साथ एक गाड़ी भी दिखा रहे थे नई शाइनी सी, ऊपर वो बड़े स्टिकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। ये क्या छापा मारेंगी ये गाड़ियाँ और नई गाड़ियों में पैसे लग गए? ये एक्चुअल में ये जो आप शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने बहस की कि हम तो रिकॉर्ड में नहीं है, एक तो उसके लिए ये स्टिकर्स लगाने का इनका सिलसिला शुरू हो रहा है कि ये तमाम ऐसी आउटलेट्स पे पॉस मशीन के ऊपर स्टिकर होंगे कि ये जो है वो एफबीआई के निज़ाम से मुंसलिक है, लिहाजा बहस वहाँ पे नहीं हो सकती। हर सूरत आपको जेन्युइन रसीद निकाल के देनी है। और ये जो गाड़ी है ये मुख्तलिफ अब सुपर स्टोर्स पे नजर आएगी। आज से हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि ये मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स पे नजर आएगी और ये वहां से निकलने वाले अवाम जो कि कंफ्यूज होते हैं, थक के जब निकलते हैं तो फिर वो उस वक्त चेक नहीं कर रहे होते, उनको ये फैसिलिटेट करेगी। अच्छा अली, वो जो दुकानें और बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े कारोबार जिस तरह हुमा एक मिठाई वाले का जिक्र कर रहे हैं, मैंने एक यूनिफॉर्म वाले का बता दिया, जो कच्ची रसीदें देते हैं या फिर वो टाइपराइटर टाइप रसीदें देते हैं और कैश पे इंसिस्ट करते हैं, इसका मतलब 100% यही है। हाँ, कैश पे इंसिस्ट करते हैं, मतलब कैश के अलावा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब 100% ये है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और देखें अब टैक्स निज़ाम में ये कर रहे हैं ये कि ये कैमरास लगा रहे हैं और मुख्तलिफ फिजिकल मेजर्स कर रहे हैं, लेकिन असल में आपके 12-15 बैंक्स हैं। आप अवाम को इस बात की तरफ राग़िब करें। और तीसरी इनामी स्कीम इस हवाले से निकल सकती है कि सिर्फ और सिर्फ कार्ड के थ्रू आपकी पेमेंट जो है वो अगर आप करते हैं, आपके पास रसीद होती है तो आप इनाम के हकदार ठहरेंगे। तो जब आप उस कार्ड के थ्रू करना शुरू हो जाएंगे तो सारी सेल भी कोई नहीं छुपा सकेगा ये कह के कि हम तो कैश में करते हैं। तो ये उस तरह के स्मार्ट मेजर लेने की जरूरत है, बजाय कि फिजिकली कैमरा लगाएं या ये गाड़ियां, ये कमेंटेबल है। और लास्ट चीज,
बिकॉज ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन अब हम आवाम को भी इधर दे रहे हैं। बहुत सी दुकानें हैं जो आपको इंसेंटिव देती हैं कि जी कैश में पे करें तो हम आपको 10% कम देंगे। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े स्टोर्स इस तरह से कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही ये पॉइंट आउट किया है। अब उसके लिए यकीनन ये जो गाड़ियां बना रहे हैं, अपनी टीमें बना रहे हैं, उनसे कंप्लेन की जा सकती है और ये कि ये ऑफ भी कर देते हैं सिस्टम। एक जो इंटरेस्टिंग है कि ये जो मुंसलिक इन्होंने कर दिया है, लेकिन इसको ऑफ कर देते हैं तो उसको भी केटर करने के लिए वीआर ने अपनी एक टीम बनाई है और जो कि ऑनलाइन मौजूद होती है और जहां कहीं भी ये ऑफ करते हैं तो ये वहां फ़ोन करके पर्टिकुलरली जो भी पॉइंट है वो करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि टॉप लेवल पे वीआर को चेयरमैन लेवल पे ये देखना चाहिए कि जो रसीद का टैक्स नहीं जमा हो रहा और आवाम पकड़ रहे उस पे उसको फोकस करना चाहिए इनामी स्कीम के लिए। और दूसरे सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिर्फ बैंक के एटीएम्स के थ्रू जो है वो खरीदारी को इनकरेज करने की एक नई स्कीम निकालें ताकि जो भी बैंकिंग सेक्टर के थ्रू होगा सेल आपके पास एफबीआर के पास डायरेक्ट आ जाएगी। ये जो कैश ओनली ट्रांजैक्शन है इसका ट्रेंड भी खत्म होना चाहिए, इसको डिस्करेज भी किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान हमारे साथ मौजूद थे। हमने 2-3 जगहों की बात की। आप कराची में तारिक रोड देख लें, लाहौर में अनारकली देख लें, इसी तरह राजा बाजार पिंडी का ले लें, कितनी लाखों का करोड़ों का कारोबार होता है एक एक दुकान पे। ये जो फैंसी कपड़ों की दुकानें होती हैं। आती अली इमरान से बड़ी डिटेल में बात हुई कि अवाम इज गोइंग टू बॉदर कि वो चेक करें कि किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। पर आवाम है जो वैक्सीनेट नहीं अपने आप को करा रहे, वो क्यों ये चेकिंग करेंगे? मतलब आप अपने सिस्टम्स ठीक करें और उनको मतलब फ्लरिश करें रादर देन गिविंग द ओनर्स और रिस्पांसिबिलिटी टू द अवाम टू कीप चेक ऑन दिस। खैर ये चीज़ें तो आपके सामने हैं, आप इतनी बड़ी ही चेंज का जिक्र कर दिया। मतलब अगर यही सिर्फ कैश ओनली ट्रांजैक्शंस कर रही हैं तो मतलब आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं। ओके वेलकम बैक। जना हुमा तो बड़ी डिस्टर्ब हो गई है कि इनसे तो टैक्स लिया जा रहा है लेकिन हुकूमती खजाने में नहीं आ रहा है। एंड आल्सो आई फील दैट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड, बहुत कम लोग इसलिए समझेंगे बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। एंड यू एग्री, अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि भाई आसान करें इसको ताकि लोग आपकी भी मदद कर सके। खैर जी आगे बढ़िए। और आपको पता ही है ये सारे मसले एक तरफ और हुकूमती मसला ऐसा लगता है सर फहरिस्त सिर्फ एक ही है। 3 बरसों में रैकेट महंगाई ने आवाम का जीना अजाब कर दिया है और हुकूमत को आटा, चीनी, पेट्रोल और गैस के बहरान समेत कई स्कैंडल्स का सामना भी रहा। कई मुशीरों की छुट्टी हुई, रोज़ाना बैड गवर्नेंस के मुजाहरे होते हैं। मुल्क में करप्शन जो है वो 117वें नंबर पर मुल्क आ गया से 140वें पर आ गया 117वें से। लेकिन वज़ीर आज़म के जहन पर अब तक पुराने एक्स जिसे कहते हैं ना एक्स, अगर आपके सर अपने एक्स को नहीं भूल रहे हैं। और कल बहावलपुर में सेहत कार्ड की तकरीब के दौरान भी इमरान खान ने दोनों को निशाने पर रखा। सुनिए क्या कहते रहे। बीबीसी की दोनों डॉक्यूमेंट्री बनी थी दोनों सरबराहों के ऊपर, लेकिन वो बनी थी कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, ये कितने करप्ट हैं, इनकी करप्शन की दास्तानें बाहर आती थी। कभी इनकी तारीफ नहीं की कि इन्होंने मुल्क का क्या फायदा करवाया है। जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। तबाही का राज ही ये है कि ताकतवर डाकू जो मर्जी करे और कमजोर को आप जेलों में डाल दें। ये है हमारी असल स्ट्रगल। अच्छा, रिमाइंडर ये है कि हुकूमत के पास मुश्किल से 1.5 साल बचा है और अवाम तवक्को करते हैं कि हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस बताए। वज़ीर आज़म ने खिताब के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार की एक पिटिशन पर भी खुलकर तनकीद की। सुने। जब तक कौम नहीं मिलकर लड़ती कानून की बालादस्ती नहीं कायम होती। मैं जो मर्जी करूं, हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए आके फिर से वो मैच खेले। तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगर आप इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर को ही आपने छोड़ना है।
कि वो कोई बुर्का पहन के भाग के गए, मतलब आपकी इजाजत से गए। सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बड़ाइच साहब, अब हुकूमत के ऑलमोस्ट 3.5 साल गुजर गए, इसके बाद भी वज़ीर आज़म का हर खिताब, हर बयान, हर बात नवाज शरीफ जरदारी पर जाकर ख़त्म होती है, तो क्या इलेक्शन तक यही सिलसिला चलना है और आपको लगता है कि यही नैरेटिव लेकर तहरीक इंसाफ अगले इंतखाब में भी मैदान में उतरेगी? देखिए, कहने को तो हुकूमत को बड़ा ये सूट करता है कि अपनी तमाम गलतियों का ज़िम्मेदार माजी की हुकूमतों को कहती रहे, लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत को आइंदा इलेक्शन में जीतने के लिए मुस्तकबिल की बात करने की ज़रूरत है। माजी की बातें कर कर के लोग तंग आ जाते हैं, और असल बात यह है कि जब हाल में रहते हुए लोग देखते हैं कि कोई माजी से तब्दीली नहीं आई, महंगाई नहीं तब्दील हुई, महंगाई बल्कि बढ़ी है, गवर्नेंस चेंज नहीं हुई बल्कि गवर्नेंस मिस गवर्नेंस में चेंज हुई है, तो ऐसे में माजी की गर्दान करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब को चाहिए कि अब मुस्तकबिल की बात करें, कैसा मुस्तकबिल में पाकिस्तान चाहते हैं, कैसा देना चाहते हैं, क्या पॉलिसियाँ चेंज करेंगे, कौन से लॉज चेंज करेंगे, कौन सी लेजिस्लेशन करेंगे, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा बड़ाइच साहब, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बात होती कि पुराने हुक्मरान जो थे वो बहुत करप्ट थे, और आपने उनसे वैसे एक धेला जो 1 रुपया भी वसूल नहीं किया, तो इस पर बहुत सवाल उठते हैं कि नीयत ठीक है हुकूमत की, लेकिन एहतसाबी अमल जो है उसमें उनकी अहलियत पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो क्यों नाकाम रहे? आपको क्या लगता है? ये भी नहीं कर सके। देखिए, यही लोग कहते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से एहतसाब शुरू है, और किसी से ना कभी कोई पैसा निकला है, ना कभी किसी से कोई ये साबित हुआ है। आप देखें कि ये प्रोसेस तो शुरू हुआ 1947 से, फिर एब्डो आया, फिर इससे पहले प्रोडा आया, और पोडा आया, पता नहीं कौन कौन से कवानीन बनते रहे हैं, लेकिन कभी भी स्वाय मुखालफीन को गंदा करने के, विक्टिमाइजेशन करने के, नाहल करने के कभी कभी कोई बरामदगी नहीं हुई, कभी कोई पैसे वापस नहीं आए। ये सारे इल्ज़ामात होते हैं, और इसीलिए अब जब ये मौजूदा हुकूमत ने एहतसाब शुरू किया था तो दावा किया था कि हम पैसे वापस लाएंगे, लेकिन अच्छा, एक पैसा, टेडी पैसा भी वापस नहीं आया। साहब, लेटेस्ट यही है जो रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसा नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या इसमें इंटरेस्टेड है मुस्लिम लीग नून, तो नहीं आए तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा सियासी तौर पर नून लीग को? नहीं, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ फ़ौरन नहीं आ रहे। मैं भी पिछले दिनों गया था लंदन, तो मैंने भी यही गैदर किया था कि उनका फौरी कोई आने का इरादा नहीं, कम से कम 2-3 माह के लिए तो बिल्कुल कोई प्लान नहीं उनका लगता था। और वो कह रहे थे कि मैं जी पहले कोविड गुजर जाए, फिर मैं ऑपरेट कराऊंगा, फिर जाऊंगा। तो ज़ाहिर है इसमें 2-3 महीने तो लगेंगे। और लेकिन दूसरी बात यह है कि वो इलेक्शन से पहले ज़रूर आएंगे। अगर उन्होंने सियासत करनी है या सियासत में ज़िंदा रहना है तो वो ये अफोर्ड नहीं करते कि इलेक्शन से पहले वापस ना आए। वो इलेक्शन से पहले वापस आएंगे, लेकिन अभी चलें जी, तब की तो तभी देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका बड़ाइच साहब। हम आपको मिलेंगे अगले घंटे में। मौसम का हाल हमने इसलिए पूछना है और उस पर जिक्र हमने इसलिए करना है क्योंकि फाइनली हम इजाज़त चाहते हैं भाई कि क्या हम अपने सर्दियों के कपड़े तय करके वापस रख दें, क्योंकि कन्फ्यूजन पड़ी हुई है शदीद किस्म की। तो थोड़ा सा कहा यह जा रहा है कि कराची में आज से, बाय द वे, यस, कितनी सरप्राइजेस हैं हमारे। मैंने कल सोचा था कि मैं अपना बैग पैक कर लूं, जैकेट और स्वेटर वाला, कर चुकी हूं, बट एनीवे जी, आज से कहा जा रहा है कि तूफानी हवाओं का सिलसिला जो है दोबारा शुरू होने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि हवाओं की रफ्तार जो है वो 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है, विच इज़ अ लॉट बाय द वे। और ये सिलसिला कल भी जारी रह सकता है। और समुद्र में क्या तलातुम होगा। अब्दुल्ला, डोंट डू दैट। तोगयानी। चलो, ये मतलब एक मुश्किल वर्ड का मतलब भी मुश्किल, इंग्लिश में बताइए। मेरी बात सुने, थोड़ा सा जरा वेव्स ऊपर नीचे होगी, थोड़ा सा तूफान टाइप सूरत होगी। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद। सरदार साहब बताइएगा, हम तो अपने सर्दी के तमाम कपड़े ऑलमोस्ट पैक कर चुके हैं कराची और गिरदोनवा में, अब आप कह रहे हैं कि कुछ मौसम दोबारा से ठंडा होने वाला है। जी बहुत शुक्रिया जी। नहीं, पैक ही रखें इसलिए कि सर्दी कोई ज़्यादा नहीं पड़ने वाली, बस ये कि एक सर्दी बढ़ जाएगी 2 दिन। उसकी वजह ये है कि जो हवाओं की सिमत होगी वो शुमाल मगरिब से रहेगी।
आज शाम से कल तक, तो यानी कल और परसों 2 दिन जो होंगे उसमें निस्बतन सर्दी बढ़ जाएगी। ये कह लें आप कि अभी रात का टेम्परेचर 16-17 पे पहुंच चुका हुआ है पिछले 2-3 दिन से, और फिर ये 13 या हो सकता है किसी दिन 12 भी आ जाए। तो 3, 4, 5 ये 2 से 3 दिन जो है 3, 4, 5 फरवरी तक ये मतलब बेसिकली सरदार साहब आपका कहना है कि हाँ गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दी तो नहीं होगी। वो चिली विंड्स कराची की तो गर्मियों में भी कभी कभार चिली हो जाती हैं विंड, तो बेसिकली अब टेम्परेचर जो है वो राइज ही करेगा। अब हमारा वो जो ठंडा स्पेल था वो ख़त्म हो गया और अब उस तरफ दूसरी तरफ जाएंगे, राइट? जी देखिए, बिल्कुल जनवरी ही असल में यहाँ सर्दी का महीना होता है कराची में। अगर आप मामूल के जो एवरेज दर्जा हरारत होता है ना, उस पर भी आप उसको जहन में रखें तो 14.8 होता है फरवरी का जो रात का टेम्परेचर है उसका एवरेज, जो कि अच्छा खासा होता है। तो जनवरी का 11 समथिंग होता है, तो मतलब जब सिंगल डिजिट में आ जाता है तो फिर सर्दी आपको ज़्यादा महसूस चले अब तो यहाँ चले ख़त्म हो गई है, बाकी मुल्क के क्या हालात हैं मुख्तसरन बताइएगा। लाहौर अब भी शदीद सर्दी की लपेट पे है, इस्लामाबाद में भी बहुत ठंड पड़ रही है, तो क्या वहाँ पे कब तक, क्योंकि हमारी ये ख़त्म होती है तो हमारा दिल नहीं कर रहा कि वहाँ भी पड़े। अब वहाँ रहेगी, वहाँ इसमें आपके जो वस्ती इलाके हैं मुल्क के और फिर शुमाली इलाकों में तो आपको पता है कि फरवरी के एंड तक या मार्च के पहले हफ्ते तक भी चलती है। डिपेंड करता है कि वेस्टर्ली वेव जब बर्फ़ बरसाने वाली वेव जब आती है तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर आ जाती है। तो वहाँ अगर ये सिलसिला चलता रहता है तो अमूमन फरवरी के एंड तक तो सर्दी रहती है उधर। और लाहौर में फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन एरियाज़ में अच्छी बारिश मतवक्की आज रात से लेकर ये 4 फरवरी के दोपहर तक रहेगा ये सिलसिला। तो वहाँ पर अच्छी बारिश का स्पेल है और ज़ाहिर है जब ये सिलसिला बारिश का और बर्फ़ का आगे निकलेगा 5 फरवरी से मुल्क पे से निकल जाएगा तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर आएगी, तो उधर सर्दी अभी रहेगी नॉर्थ की साइड पे। यानी कि अच्छा, एक और चीज़ जल्दी से माहीगीरों के लिए कोई मशवरा, क्योंकि हवाओं की आपने सिंध से, मैं वापस वहाँ आ गई हूँ कराची के आपने जिक्र किया, तो उनके लिए कोई मशवरा? उसमें ये है जी कि जो तेज़ हवाओं का खदशा है आज दोपहर से, और ख़ासकर समुंदरी इलाके जो हैं, ख़ासकर बलूचिस्तान के इलाके, वो उस पर ज़्यादा असरात होंगे। इसलिए कि जो वेस्ट बलूचिस्तान है और साउथ बलूचिस्तान है, यानी केस डिस्ट्रिक्ट, खारान और उसके साथ मकरान डिवीजन और उसके जनूब में नीचे समंदर, उसमें 30 से 35 नॉटिकल माइल की हवा चल सकती है। तो जो समुद्री मतलब उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ज़ाहिर है कुछ उसमें रफनेस समंदर में ज़्यादा आ जाती है तेज़ हवा चलने की वजह से। तो माहिगीरों को ये कहा गया कि वो मोहतात रहें, खुले समंदर में जाएं, लेकिन ये कि एहतियात करें, अपनी कश्तियों एहतियात करें। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज अपडेटिंग अस ऑन द वेदर। और कराची वालों, अगर तो कोई लॉन्ग बूट, कोई जैकेट आपने बचा के रखा हुआ था कि मौके का इंतजार था, सॉरी मौका भी चला गया, मौसम भी चला गया, अब अगले साल का इंतजार करें। आपको पता है कि मैंने एक लॉन्ग जैकेट बचा के रखी हुई, शक था कि इधर कुछ ऐसा चल रहा है, तो मैंने कहा मैं पहले ही बोल दूं, अब अगले साल, अभी आप उसको बंद करके रख दें, अगले साल निकलिए। और इत्तेफाक की बात है ना कि इस दफा सर्दियों में लाहौर जाने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ, तो आप वो सारे अपने चाह पूरे कर सकते हैं। बहुत से इत्तेफाक हो गए हमारे तो साथ। लाहौर में तो ऑलमोस्ट कोई 1 महीना मजीद, और इर्द गिर्द भी इस्लामाबाद और शुमाली इलाका जाते मजीद 1 महीना ठंड पड़ेगी ठीक ठाक। अच्छा जी, मोर प्रेसिंग इशूज बाय द वे कमिंग अप, तो लिहाजा आपको बताएं कि सिंध के बल्दियाती कवानीन पर सिंध की अपोजिशन जमातें जो हैं वो पहले ही सरापा एहतजाज थीं, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस एहतजाज पर मोहर लगा दी है। और सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक 2020 में महफूज किया गया फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। फैसले में सिंध हुकूमत को पाबंद बनाया गया है कि वो बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करे। अदालत ने सिंध हुकूमत को आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आखिरी फैसला तहरीर किया, और फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत बल्दियाती हुकूमत के तहत कोई नया मंसूबा शुरू नहीं कर सकती। और जी, मास्टर प्लान बनाना, उस पर अमल कराना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात में है। फैसले में आपको बताते हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 का लदम भी करार दी गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट KDA कवानीन को आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म दिया गया है। फैसले पर वज़ीर आला सिंध का रद्द अमल भी सुन लेते हैं ज़रा। आखिरी दिन में ये वही बात है कि मुझे पता है कि जी मैंने मेरा टर्म जो है वो एंड होगा 2023, और उसके आखिरी दिन में मैं ऐसे इक़ामात करके जाऊँ जिसके फार रीचिंग इफेक्ट, लेकिन वो बाइख्तियार है, उनको बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया है, लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असम्बली के पावर,
सूबाई असम्बली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर। अच्छा जी, साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने भी खैर मकदम किया है और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि अब सिंध हुकूमत फैसले पर मनोअन अमल करे तो उनको बेसिकली करना पड़ेगा। और सिंध की अपोजिशन जमातें जो हैं पहले ही सिंध के नए बल्दियाती कवानीन पर तो आपको पता ही है कि उनको काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही थी। जमात इस्लामी ने 29 रोज का धरना देकर रखा। पीपल्स पार्टी से एक मुआहिदा भी किया। जनाब, अब क्या इरादे हैं? सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया गनी साहब। गनी साहब, सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अल्टीमेटली आ गया और बज़ाहिर सिंध हुकूमत जिस डगर पर चल रही थी उसके खिलाफ ही आया है, तो इस पर ऑफिशियल रद्द अमल क्या है हुकूमत सिंध का? जैसे एक तो मेरा ख्याल है कि ऑफिशियल रद्दअमल तो आज कैबिनेट की मीटिंग जब हमारी होगी उसमें हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद आ जाएगा। लेकिन जो आपने कहा कि पता नहीं इस जगह पे जो हम चल रहे हैं उसके खिलाफ है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जो पिटीशन फाइल हुई थी ये 2017 में हुई थी और इस पर फिर केस चलता रहा और ये फैसला मेरा ख्याल रिजर्व हो गया था, तकरीबन उसको भी कोई साल भर के करीब हो गया, उससे भी शायद ज़्यादा अर्सा होगा। अब इस दौरान में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इस दौरान में हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेयर को बनाने का कानून बनाया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो मेयर को करने का फैसला हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन इनको दे दी। 10 सूबाई महकमों में इनका एक किरदार रखा और बहुत सारी तरह की चीज़ें की जिससे 2013 के कानून को हमने मज़ीद बेहतर बनाया है। लेकिन अब ये जब आज कैबिनेट में इस पर बात करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि मज़ीद इसमें हमें क्या क्या कुछ हम कर सकते हैं और अगर हमने ये महसूस किया कि इस फैसले से शायद चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती और कुछ इसमें ख़राबी होगी तो हम मज़ीद रिव्यू में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी इस्तदा दोबारा रख सकते हैं। अच्छा गनी साहब, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ये याद दिला रही है और आप लोग खुद ये बात करते रहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होना चाहिए, लेकिन अमल इसके खिलाफ ही हमने देखा है हमेशा। तो अब बल्दियाती कवानीन में तब्दीली ऑब्वियसली नागुज़ीर नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें किसी और इदारे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर क्या रहा है। हमारा अल्लाह का शुक्र है लीडिंग रोल है इस मुल्क में जमहूरियत की जदोजहद में सूबाई खुदमुख्तारी के लिए। लेकिन अगर आप बात करें 18th अमेंडमेंट की तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया और इत्तफाक की राय से हमने जो तरामीम की आइन के अंदर वो उसका असर आपने देखा कि सूबों को काफ़ी सारे इख्तियारात मिले और बहुत सारे महकमे सूबों को डिवॉल्व हो गए। लेकिन ये तो वो चीज़ थी ना 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वादा था, कंकर्ड लिस्ट को ख़त्म करने की बात थी। इसको आप किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के साथ। वो एक मुख्तलिफ चीज़ है, ये मुख्तलिफ चीज़ है। मैं इस बात का हामी हूँ कि उसको बाख्तियार ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उसका हवाला दे के बात करेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर बाकी सारी हुकूमतें ख़त्म कर देनी चाहिए। एक ही लोकल सतह पर हुकूमत वो सारा निज़ाम चलाती रहे। लेकिन इससे हट के भी ये तासुर जो आपने लिया है कहीं से कि हमारी डगर ठीक नहीं थी, वो गलत है। हमने 2013 के कानून में भी कुछ इख्तियारात किए, फिर हमने उसको फर्दर बेहतर किया है, जो अमेंडमेंट सभी किए हैं। फिर जमात इस्लामी के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई उसके नतीजे में उसको मज़ीद हमने बेहतर किया है। और अब भी हम ये बात बार बार कह रहे थे कि मज़ीद इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम तैयार हैं, हम उसको कंसिडर कर लेंगे, कोई भी तजवीज़ आएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले को आज हम देखेंगे, उसके बाद इसकी रोशनी में अगर कहीं कुछ तब्दीली करनी पड़ी तो वो भी ज़रूर करेंगे या फिर रिव्यू में चले जाएंगे। अपोजिशन के मुतालबात हैं, जमात इस्लामी से मुआहिदा भी कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कवानीन वो तो नहीं रह सकेंगे जो आपने सर्टनली बनाए। अब इस सूरत में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या टाइमलाइन आपको अपेरेंटली इसकी नज़र आ रही है? देखिए, जो मैंने फैसला पढ़ा है उस फैसले में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सिर्फ 2 सेक्शंस हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दुरुस्त नहीं है, सेक्शन 74 और 75। हालांकि मेरा नुक्ता नज़र तो ये है कि वो शायद हर कानून में होते हैं, हर सूबे में होंगे, मुख्तलिफ अल्फाज उसके ज़रूर होंगे, लेकिन ये मौजूद होते हैं। अब अगर वो निकाल भी दें तो उसके अलावा 2013 का जो कानून था ओरिजिनल और उसके अंदर जो तराईम हमने की है वो तो अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जो चीज़ें कही हैं ठीक करने के लिए वो कवानीन है जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट कानून से हट कर हैं।
कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड का कानून है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कानून है, हैदराबाद, कराची, मलीर, लियारी, सेवन, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के कवानीन हैं, या और कुछ कानून की बात की उन्होंने, तो उनका सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। उनमें तब्दीली जो है वो इलेक्शन के इनेकाद पर उसका कोई असर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन कर ले तो 2013 के कानून के तहत इंतखाबात बिल्कुल हो सकते हैं। बाकी वो कवानीन है वो फिर हम पैरेलल उसको जो है ठीक कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इन मामलात का इलेक्शन के इनेकाद पर असर नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम बैक जी। आपको पता है ना, खैर हम उस बारे में तो बात करेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट इज़ वेल, लेकिन अभी हम किस बारे में बात करें वैसे मुझे पता है ये दो मौजूआत है जिसमें बात करना चाहता हूँ। एक पंजाब में कुत्तों के काटने के बढ़ते हुए वाक़यात और दूसरा नेशनैलिटी वाला इशू, क्योंकि ये मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब है इसलिए पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। कराची का एक इलाका है, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा फिल्में और ड्रामे सारे सिलसिले में बनी हुई हैं। बंगाली पाड़ा, इसमें जिमनास्टिक में कुछ बच्चों ने महारत हासिल की और चूँकि कोविड की वजह से सारा कुछ ऑनलाइन हो गया था इसलिए उन्होंने जनाब रूस और फिलिपाइन में होने वाले 2 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों तक रसाई हासिल कर ली, जो अदरवाइज़ एक इम्पॉसिबल चीज़ थी क्योंकि इन बच्चों के पास कोई नादरा का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है और ना इनके पास ये फैसिलिटी है कि चूँकि आ गई प्रोसेस बढ़े और पासपोर्ट भी नहीं है तो दे कैन नॉट ट्रैवल, दे कैन नॉट डू एनीथिंग बेसिकली। और हुआ ये कि बेचारे बच्चे, मतलब हमें तकलीफ़ इस बात की और इसी पे हमने बात भी करनी है कि जब कोई भी बच्चा जहाज़ में भी कहीं दुनिया में पैदा हो रहा हो ना तो नीचे जो मुल्क होता है वो उसको नेशनैलिटी दे देता है। एंड वी डू नो कि हमारे पास भी ऐसे लॉज हैं जो कि इंटाइटल करते हैं कि ऐसे बच्चों को नेशनैलिटी पाकिस्तानी शहरियत दी जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, अब इसी पे हमने बात भी करनी है। जनाब ये ऑलमोस्ट कोई 22 बच्चे हैं और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, बंगाली डिसेंट के ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो अभी तक इसी कश्मकश में मुब्तला हैं और इसी सारी सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तालीम हासिल करने जाएँ तो इन्हें मुश्किलात का सामना है, कहीं बाहर जाना हो तो इन्हें मुश्किलात का सामना है। ताहिरा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट लॉयर हैं, फाउंडर डायरेक्टर इमकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ताहिरा साहिबा, हमारे पास बर्थ राइट सिटीजनशिप का कानून मौजूद है, यानी कि जो भी इंसान जीता जागता इस सरजमीन पर पैदा होगा उसे यहाँ की शहरियत नेशनैलिटी मिलेगी। तो ये इनके साथ क्यों ये सलूक रवा रखा जा रहा है और इनका मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा, और बरसों हो गए, अब तो दिहाइयाँ गुजर गई। जी देखिए, आई मीन दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। इसमें जो है एक पॉलिटिकल विल और एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बिकॉज जब कानून मौजूद है तो जो मसला नज़र आता है, बिकॉज कानून आपका पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट क्लियरली ये कहता है कि जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होगा उसको पाकिस्तानी सिटीजनशिप मिलेगी। अच्छा, जब आप इन केसेस को देखते हैं तो ये नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ के केसेस हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली दीज 22 चिल्ड्रन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आपकी पूरी जो एथनिक बंगाली पॉपुलेशन है उसके ख़िलाफ़ एक डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी वजह से नहीं हो पाता। दूसरा ये कि जो प्रोसेसेस इन प्लेस हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हैं तो आपके एंसेस्टर्स के, वालदैन के डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है, विच गोज़ अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बर्थ राइट एनीवे, तो वो वहाँ कहाँ से एक्वायर करें। तो जिस फ्लक्स में हम फंसे हुए हैं इन बच्चों के साथ, वो तो ये है कि पिछले 6-7 साल की ट्रेनिंग के बावजूद अब हम जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के काबिल हैं और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि हमारे पास बाहर जाने के मौके मौजूद नहीं है, इसलिए कि हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो तालीम जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो बच्चा जो है जिसके पास बेफॉर्म नहीं होता वो हाई स्कूल नहीं जा सकता, यानी कि मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान नहीं दे सकता। हम लोगों की कोशिश ये भी रही है कि उस चीज़ पे बात की जाए और ये जो रिक्वायरमेंट है अनटिल द पॉइंट दैट द प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो हमारा हल होता है, तो एटलीस्ट तालीम तो हम हासिल कर सकें ना। और इसमें सिर्फ एथनिक बंगाली पॉपुलेशन नहीं है, बहुत से लोग हैं हमारे मुल्क में जिनके पास आइडेंटिफिकेशन का, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के मसाइल एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा ताहिरा साहब, एक हम तो ये चले ये एथलीट बच्चों की बात कर रहे हैं, 22 ये फिगर है जिसमें बच्चे बच्चियां दोनों हैं, बट ये पॉपुलेशन कितनी बड़ी है? मतलब एक फिगर दें, एक नंबर दें जो कि लोग स्टेटलेस हैं बेसिकली। देखिए, जो चीज़ जो बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, मगर जो अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है और जो फिगर्स हमारे पास हैं वो ये है कि हमारे पास तकरीबन 3 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें आपकी बंगाली स्पीकिंग और आपकी बिहारी पॉपुलेशन भी उस का हिस्सा है। अब
कराची में तकरीबन एस्टिमेटेड तकरीबन 120 तक की आबादियां हैं जिसमें ये लोग रहते हैं, और ऑलरेडी ये कम्युनिटीज़ इतनी मार्जिनलाइज्ड हैं कि इनके पास देयर इज़ एक्सेस टू नथिंग, राइट। आई मीन आपकी पॉवर्टी की वजह से, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपके पास कोई भी किसी किस्म के बेसिक जो राइट्स होते हैं वो नहीं हैं। अगर हम कोविड ही के ज़माने को ले लेते हैं तो जो हमारे हुकूमत के रिलीफ प्रोग्राम्स हैं वो उनका हिस्सा नहीं बन पाए, जो आपका कोविड वैक्सीन था टू बिगिन विद 1 साल तक उसका हिस्सा नहीं बन पाए, टेस्टिंग का हिस्सा नहीं बन पाए। तो जो मुश्किलात हैं वो मल्टीफोल्ड हैं। दिस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट जिसको लेके हम आगे बात कर रहे हैं, मगर ये आपकी ज़िंदगी के क्या हर रिस्पॉन्स आता है? मतलब 50 साल तो इस सानहों को रूनुमा हुए भी हो गए और ये लोग तब से सर्टनली आबाद है। मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उसमें ये मसला सॉल्व हो जाएगा। मतलब अब उनके बच्चों के बच्चे भी पैदा हो रहे होंगे जो पहले यहाँ पे मौजूद थे। सो क्या जवाब है हुक्मरानों के पास और इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या कहती है? कहना है ताहिरा जी, मैं ऐड कर दूं कि ये पॉलिटिकल विल की भी आपने बात की, ऑल्दो मतलब दिस इज अ फोर्स जो कि अगर वोट लेने भी कोई जाए, अगर इनको वाकई कोई दिला दे इनके राइट्स, तो ये तो बड़े पावरफुल हो सकते हैं इन पॉलिटिकल वे एज वेल। तो फिर भी नहीं हो रहा काम नहीं। और जो इंटरेस्टिंग इसमें बात है, नहीं, एक तो बात करने को इस मौजू पे लोग तैयार नहीं होते हैं। वी हैव अप्रोच एवरी फॉरम पॉसिबल। इन बच्चों की हमने बर्थ राइट सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी फाइल की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भेजी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जवाब नहीं देते। इट्स बिन फ्रॉम लास्ट मे टिल डेट वी बिन फॉलोइंग इट अप, वी बिन राइटिंग, वी बिन पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया, मगर इस मौजू पे हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी बात करने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या क्या वैसे ऐसा क्या टैबू बना दिया है कि एक बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, और ये तो बच्चे हैं, आई एम श्योर इनके माँ बाप भी यहीं पैदा हुए होंगे क्योंकि ये यंग बच्चे हैं, दादा दादी लिटरली किसी और डिसेंट से होंगे, लेकिन इनके माँ बाप भी यहीं पैदा हुए होंगे, ना उनको मिली और ना इनको मिली। तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इनका क्या मुस्तकबिल है, क्या होगा? फाइनली ताहिरा साहब ये भी बता दें कि ये एजुकेशन का फिर क्या होता है? मतलब बच्चे, इतने ज़्यादा बच्चे जो कि ऑब्वियसली उनको NGOs वगैरह मदद करें, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में, ये तो हो रहा होगा, लेकिन कुछ आगे सिलसिला बढ़ाना भी है, तो एजुकेशन तो इनकी बेफॉर्म के बगैर तो बिल्कुल ही जीरो हो जाती होगी। नहीं, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन के हवाले से, जो चीज़ हम रिपीटेडली एडवोकेट करते हैं, जिस पे बात करते हैं, वो ये है कि आपका जो आईन है पाकिस्तान का, वो क्लियरली कहता है कि हर बच्चा जो पाकिस्तान में रहता है बिटवीन द एज ऑफ 5 and 15 उसको तालीम का हक है, जिसका मतलब है कि हाई स्कूल तक तो इट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बावजूद जो है ये हक नहीं दिया जाता। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें हमारी हुकूमत को कहना चाहिए कि जी बर्थ सर्टिफिकेट पे हर किसी को तालीम हासिल करने का हक होना चाहिए। तो जब आप इस तरह का डेप्रिवेशन एक ऑलरेडी पासमानदा इलाके में रहने वाले बच्चों के साथ करते हैं, तो उनके लिए तो आगे कोई उम्मीद होती ही नहीं है ना। वो किधर जाएं, ना तालीम हासिल कर सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं। तो वो एक जो आपका पॉवर्टी ट्रैप है उसमें वैसे ही फंसे हुए हैं, एंड देन देयर इज़ ऑफ कोर्स नो वे आउट ऑफ इट। ऐसा लग ही रहा है कि देयर इज नो वे आउट ऑफ इट, लेकिन हम यहाँ पे आवाज़ उठाते रहेंगे और इसी सिलसिले में हमने आपको भी बुलाया, और हम यहाँ आपके तवस्सुत से जो हम तक बात पहुँची है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़कर उनसे मिन्नत करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ पर्टिकुलरली इन 22 बच्चों का जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान की इन जिमनास्टिक में खेलों में नुमाइंदगी करनी है, और ऐसे सैकड़ों हज़ारों बच्चों का मसला हल करें जिनका पैदाइशी हक है, क्योंकि वो इस सरजमीन पे पैदा हुए हैं, वो पाकिस्तानी हैं और उनको पाकिस्तानी शहरियत मिलनी चाहिए। ब्रिंगिंग दिस टू आवर नोटिस। आप पहले भी हमारे शो पे आई हुई हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं, और हमेशा अफसोस होता है कि कोई आगे डेवलपमेंट होती नहीं है। एंड आई जस्ट बी वेरी, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो डूएबल हैं, इसमें तो किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। द लॉ इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर। अगर ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो दिस इज़ अ हैंडफुल ऑफ पीपल, अगर ऑल्दो अ साइजेबल अमाउंट बट अ मिलियन, डू इट।